देखिए, आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास यूजीसी नेट पर आधारित है, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर 2024 बताया जा रहा है कि परीक्षा दिसंबर 2024 में होगा। और इसी के संदर्भ में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 समाज कार्य की। ये सिलेबस आप देख रहे हैं, व्यक्तिक और समूह समाज कार्य के अंतर्गत या इसके बारे में चर्चा परिचर्चा किया गया है यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर जो सेकंड है वो मैंने समाप्त कर दिया है। इसमें एक पॉइंट आपका रह गया है, समुदाय के प्रकार। आप निश्चिंत रहें कि समुदाय के प्रकार यूनिट नंबर जब आप 4 पढ़ेंगे तो उसमें आपको कम्युनिटी मिलेगा, सामुदायिक संगठन मिलेगा। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा समुदाय को पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद सामुदायिक संगठन पर लेके जाऊंगा। यानी ये टॉपिक, ये पॉइंट कवर करते हुए मैं यूनिट नंबर 4 के सामुदायिक संगठन पर जाऊंगा, तक क्योंकि ये रिलेट कराते हुए लेके चलूंगा आपको। ठीक है, इससे संबंधित है, इसलिए रिलेट करते हुए मैं आपको यूनिट नंबर 4 पढ़ाऊंगा। फिलहाल आज की जो हमारी ये क्लास है, व्यक्तिक समाज कार्य के संबंध में कुछ मूलभूत संकल्पनाएं हैं, जहां हम देखेंगे थोड़ा सा सोशल रोल क्या होता है, सामाजिक भूमिका, समाज कार्य की पद्धति कौन कौन सी हैं। ठीक है, और समाज कार्य की पद्धति तो बेसिकली प्राथमिक प्रणाली और सहायक प्रणाली, और प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत जो व्यक्तिक समाज कार्य है और जो सामूहिक समाज कार्य है, उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम लोग समाज कार्य पद्धति में देखेंगे। उसके बाद आवश्यकता निर्धारण, अनुकूलन, सामाजिक परिवेश, पर्सन इन इन्वायरमेंट फिट, सिद्धांत और कंपोनेंट। सिद्धांत में हम देखेंगे नाम रॉबर्ट बिरस्टीड का नाम, फ्लोरेंस होलिस का नाम देखेंगे पर्सन इन इन्वायरमेंट फिट में, और व्यक्तिक समाज कार्य के घटक में हम लोग नाम देखेंगे एच पल्लमैन का नाम। ठीक है, इससे पहले मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के नाम बताना चाहूँगा जो यूनिट नंबर 3 से रिलेट कराते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि आपसे परीक्षा में आ जाए या कोई पूछ ले कि व्यक्तिक समाज कार्य के जनक कौन हैं, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि व्यक्तिक समाज कार्य के जनक के रूप में या उत्पत्ति के रूप में अगर किसी को जाना गया है तो वो नाम आता है मैरी रिचमंड का नाम। मैरी रिचमंड का नाम आता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है सोशल केस वर्क में। मैरी रिचमंड का नाम थोड़ा सा सोशल एक्शन में भी आता है, लेकिन प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है इनको, मैरी रिचमंड को, सोशल केस वर्क में। सामाजिक व्यक्तिक कार्य के अंतर्गत ये जब इसकी उत्पत्ति हुई थी सोशल केस वर्क की, तो उत्पत्ति पूछता है कि यूएसए से हुई थी कि यूके से हुई थी। मैं आपको बता दूं कि व्यक्तिक समाज कार्य की उत्पत्ति के संदर्भ में आप चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के सर्वप्रथम आप नाम लगाएंगे यूके 1869 का, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। इसकी उत्पत्ति मानेंगे यूके से, ना कि यूएसए से मानेंगे। ये भी बात आपको ध्यान रखना। बाद में प्रोसेस इसका बढ़ा है तो वो यूएसए में आया है, और यूएसए में वर्ष आप चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के आधार बनाकर 1877 लगा सकते हैं न्यूयॉर्क बुफेलो में। ठीक है, ये चीज़ें आप बता सकते हैं। तो बेसिकली व्यक्ति को पुनर्वासित किया जाता था, मॉडिफाई किया जाता था एक प्रकार से उनको। ठीक है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के जनक के रूप में अगर किसी का नाम देखने को मिला तो एक नाम मिला विक्टोरिया हिल करके। आप ये भी नाम याद रखेंगे, हालांकि मैं आपको हिस्ट्री में आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ किन किन विद्वानों के नाम सुमलित करने से मिलता है, वो नाम आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सोशल केस वर्क में। ठीक है, मैं नोट कर रहा हूँ। एक नाम आएगा गार्टन हैमिल्टन का नाम। जो हैमिल्टन महोदय हैं ये भी रिलेट कराते हैं सोशल केस वर्क को। साथ ही साथ एक नाम आता है एच पल्लमैन, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। एक नाम आता है रॉबर्ट बीस्टीड का नाम, रॉबर्ट बीर स्टीड का नाम, बीर स्टीड का नाम आता है, ये स्टीड है, बीर स्टीड का नाम आता है। हेलन क्लार्क
का नाम भी आता है, हेलन क्लार्क का भी नाम देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत समाज कार्य के विकास के चरण बताए थे। तो पेपर में नाम पूछ लेता है हेलन क्लार्क का, तो वहाँ पर भी आप लोग याद रखेंगे। व्यक्तिगत समाज कार्य का जब हम पढ़ते हैं निर्धारण के रूप में नाम, जैसे कि यूनिट नंबर वगैरह थर्ड में बात करें तो एक आवश्यकता निर्धारण आ रहा है। अब इस प्रक्रिया में जब भी आवश्यकता निर्धारण की बात होती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा सिगमंड फ्रायड का नाम आता है। किसका नाम आता है? सिगमंड फ्रायड का नाम आता है। और फ्रायड महोदय ने व्यक्ति के 3 अंग बताए थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जानते हैं, इदम, अहम, परा अहम। मैं आप लोगों को भी पीडीएफ पर ही बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, ये सभी चीज़ों पर मैं आप लोगों से भी जिक्र करूंगा, ठीक है? केवल बने रहिए। कुछ विद्वानों के नाम नोट कर लीजिए, अगर परीक्षा में आता है तो कौन किससे संबंधित है, तो मैं केस वर्ग के अंतर्गत इन विद्वानों के नाम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है? ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो आप लोग मुझे थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। क्लियर सर, क्लियर। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। एक नाम आता है हैमिल्टन के बाद, फ्लोरेंस होलिस का नाम। किसका नाम आता है? फ्लोरेंस होलिस का नाम आता है। पेपर में आप सभी लोग इनका नाम देखते हैं, पर्सन इन एनवायरमेंट फिट में, साथ ही साथ पर्सन इन सिचुएशन में भी इनका नाम आप लोग भली भांति तरीके से रूबरू हैं। मैरी रिचमंड का नाम भी नाम जुड़ा हुआ है इनसे। मैं आपको बता दूं वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर का नाम। अगर मैं आप लोगों से फ्रीडलैंडर की बात करता हूं तो फ्रीडलैंडर कम नहीं है। कारण यह है कि फ्रीडलैंडर ने प्राथमिक पद्धति के अंतर्गत इन्होंने व्यक्तिगत समाज कार्य के बारे में दिखा है, तो इस वजह से नाम आता है। दूसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम सोशल केस वर्क में मैरी रिचमंड, जो कि जनक हैं। मैंने पहले भी आपको बता दिया है यहाँ पर, जो सोशल डायग्नोसिस की जो किताब है सन 1917 में आई थी, उस प्रक्रिया में इनका नाम हम लोगों को देखने को खासकर मिल जाता है, ठीक है? ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है? क्लियर रहेगा ये चीज़ें? एक बार स्पष्टीकरण करेंगे प्लीज। यस यस यस, क्लियर सर। जी ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कुछ और विद्वान के नाम, जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, एक नाम आता है जो है किनले, रॉबर्ट किनले का नाम। उस प्रक्रिया में भी रॉबर्ट किनले और ऑब्ली करके लिखिएगा माइक बेक, रॉबर्ट माइक। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। अभी आपको 22 अगस्त को जो पेपर हुआ था, तो वहाँ पे लिखा हुआ था रेडिकल सोशल वर्क। रेडिकल मतलब लिखा हुआ था कि अमूल समाज कार्य, है ना? अमूल, रेडिकल को बेसिकली अमूल कहा जाता है या बुनियादी कहा जाता है। तो उस प्रक्रिया में माइक बेक का नाम आता है। रॉबर्ट बेक भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है ना? और माइक बेक भी तो 22 अगस्त वाले पेपर में भी देखने को मिला है। साथ ही साथ आपने एक नाम सुना होगा ट्रास्क सेंट्रल थेरेपी का नाम। इसका मतलब है क्लाइंट पर बेस्ड है। और क्लाइंट बेस्ड जब थ्योरी पूछी जाती है वो रिलेट कराता है कौन, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, कार्ल रोजर्स का नाम। यही ना? बोलिएगा, कार्ल रोजर्स का नाम। यस। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है? देखिए, उसके बाद इसमें ना कई प्रकारवाद जैसे शब्द रिलेट होते हैं, है ना? और प्रकारवाद में जब हम बात करने चले जाते हैं तो उस समय आर के मर्टन का नाम, दुर्खिम का नाम, डेविस का नाम, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इत्यादि विद्वानों के नाम देखने को मिलते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये नाम आप सेकेंडरी लेवल पर रखें, लेकिन जो मैं नाम यहाँ पर बता रहा हूँ ये नाम आप सबसे सर्वोच्च पे रखेंगे, ठीक है? ये इतने विद्वान जो मैंने बताया है आप लोगों को, ये बेसिकली कहीं ना कहीं सोशल केस वर्क को रिलेट कराते हैं, सोशल केस वर्क को रिलेट करते हैं। एक नाम आपने सुना MS गोरे करके, गोरे, क्यों सिराज? यस यस, सुना है सर। MS गोरे की अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक व्यक्तिक कार्य को रिलेट कराते हैं। मैं आप लोगों से कहूँगा कि सोशल केस वर्क में भी MS गोरे का नाम भी आप याद रखेंगे। आपने एक नाम सुना होगा ऑटो रैंक का नाम सुना होगा, और जहाँ व्यक्तिगत प्रकारवाद के साथ साथ उन्होंने एक अभिगम को रिप्रेजेंट कर दिया था। अभिगम का मतलब था अप्रोच, ठीक है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रकारवाद अभिगम के जनक के रूप में अगर किसी को जाना गया तो वो ऑटो रैंक को जाना गया। लेकिन इसी प्रकारवाद के अभिगम को बढ़ावा देने पर, विकास करने पर बल अगर किसी ने दिया है
तो वो जस्सी ट्राफ्ट का, अभी आपने 22 अगस्त का नाम पेपर देखा होगा, उसमें जस्सी ट्राफ्ट का नाम आया था और प्रकार्यवाद अभिगम को विकास पर जो है बातचीत किया है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा ऑटो रैंक के बारे में और जस्सी ट्राफ्ट के बारे में। ठीक है, ये तीन नाम एमएस गोरे, ऑटो रैंक और जस्सी ट्राफ्ट, ये तीनों के तीनों नाम परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, स्पष्ट है? एक बार क्लियर कर प्लीज। Yes. Yes, clear. सर ये ट्राफ्ट का पूरा नाम लिख दीजिए एक बार बोर्ड पे। जस्सी ट्राफ्ट, जस्सी ट्राफ्ट। ठीक है मैडम, इनका ओके सर। नाम है, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, जस्सी ट्राफ्ट। गार्टन हैमिल्टन समाज कार्य के संदर्भ में जब बात करते हैं तो विधियों वगैरह को लेकर आ जाते हैं, मेथड्स वगैरह को लेकर आ जाते हैं। फ्लोरेंस होलिस की जब भी बात होती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जैसे ट्रीटमेंट पर बात करने लगते हैं, उपचार पे बात करने लगते हैं, तो जस्सी ट्राफ्ट भी और गार्टन हैमिल्टन भी, इन दोनों का नाम भी कहीं ना कहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना होगा। ये था, मैंने आपको बताया सोशल केस वर्क के अंतर्गत। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ग्रुप वर्क के अंतर्गत। अब देखिए ग्रुप वर्क में कौन, ये तो केस वर्क के आपने विद्वानों के नाम लिखे हैं, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। कभी कभी क्या होता है कि कम्युनिटी वर्क लिख देगा, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन लिख देगा, सोशल एक्शन लिख देगा, केस वर्क लिख देगा, ग्रुप वर्क लिख देगा। अब वहाँ पे मैरी रिचमंड का नाम नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ पे मैरी रिचमंड का नाम नहीं आएगा, केवल आ जाएगा एमएस गोरे करके। ठीक है, केवल एक विद्वान, जितना नाम मैंने नोट करवाया उसमें से और किसी का नाम नहीं रहेगा, केवल एमएस गोरे का नाम रहेगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सोशल केस वर्क में ये विद्वानों के नाम आते हैं। कभी भी ये ऐसे परीक्षा में सवाल आ भी चुका है, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, आया हुआ है सवाल, तो इसलिए आपको ये से नाम पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं सामाजिक समूह कार्य, सामाजिक समूह कार्य, देखिए जैसे मैरी रिचमंड केस वर्क में जनक के रूप में जाने गए, अगर हम बात कर रहे हैं यूनिट 3 पर, तो समूह के साथ भी समाज कार्य यही है, तो मैं आपको समूह के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा इस यूनिट के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा, एक नाम आता है इसमें सबसे सर्वोच्च के रूप में HB ट्रेकर, HB ट्रेकर। ये कारण ये है, इसका नाम इस वजह से आता है क्योंकि इसने सामाजिक समूह कार्य के प्रिंसिपल्स बताए थे, है ना, यानी सिद्धांत बताए थे, तो इस वजह से इनका नाम सर्वोच्च रखा गया है। ठीक है, सामाजिक समूह कार्य में, यहाँ तक कि सामाजिक समूह कार्य के साथ साथ अगर बात करते हैं तो नाम हैमिल्टन का भी आता है, इसमें हैमिल्टन का भी नाम आता है, डे खिनीज का भी नाम इसमें आता है। ठीक है, ये भी बात आपको कहाँ पर याद रखनी होगी, ग्रुप वर्क में याद रखना होगा। कहाँ पर? ग्रुप वर्क में याद रखना होगा। और भी विद्वानों के नाम ग्रुप वर्क के अंतर्गत आते हैं, जैसे आप अवस्थाओं के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें HB ट्रेकर के साथ साथ, HB ट्रेकर के बाद अगर बात करते हैं तो आपने एक नाम सुना होगा, टकमैन का नाम सुना है, कहीं कहीं टुकमैन लिखा होता है। जी सर। Yes. ट्रेकर तो ऑलरेडी आपको पता हो चुका। नॉर्दर्न का नाम आप लोगों को मिल, नॉर्दर्न से शायद ये पेपर में आया भी था इस बार, अवस्थाओं को लेकर क्रम में पूछने के लिए, है ना। तो मैं चाहूँगा कि जो सामाजिक समूह कार्य की अवस्था में नाम आते हैं उनका नाम भी इसके अंतर्गत हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप वर्क के अंतर्गत। ठीक है, वहाँ पर भी ये नाम हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इसमें खासकर ज़्यादातर जो मिलती हैं वो आप लोगों को योजनाएं वगैरह भी रिलेट कराती हैं इसमें, है ना, कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन किससे संबंधित है, इस योजनाओं से संबंधित भी सवाल बन जाते हैं। यहाँ जैसे आप देख रहे थे सिगमंड फ्रायड का नाम केस वर्क में, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा पियाजे का नाम ग्रुप वर्क में आता है। एक जीन पियाजे हैं, है ना, जीन पियाजे का भी नाम देखने को मिलेगा, जीन पियाजे का नाम मिलेगा, एरिक्सन का नाम मिलेगा देखने को आप लोगों को, और अल्बर्ट बेंडूरा का नाम मिलेगा आपको देखने को, बेंडूरा का नाम मिलेगा। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। क्लियर हो रहा है? एक बार स्पष्टीकरण करते चलिएगा साथ साथ मुझे, ताकि फील हो। यस सर। जिन पियाजे का पर्सपेक्टिव बताइएगा सर ग्रुप वर्क में। जीन पियाजे ने सर, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का मतलब था कि ग्रुप में करने के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, इनका कहने का आशय ये था
कि जब भी कोई क्रिया हो वो केस पर ना करके ग्रुप में किया जाए तो सबसे बेटर होगा। तो उस स्थान पे जो है जीन पियाजे का नाम देखने को मिला था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर बल ना दिया जाए, ग्रुप पर बल दिया जाए। ठीक उसी प्रकार से एक इरेक्शन ने कहा कि मनोसामाजिक अगर विकास करना है तो ग्रुप में किया जाए। बेंडूरा की अगर हम बात करते हैं सामाजिक विकास की बात अगर किया जाए तो ग्रुप में किया जाए। इस वजह से इन लोगों का नाम देखने को मिला यहाँ पे। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो गेसल कोनफ्का का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कोनफ्का का नाम देखने को मिला। एचबी ट्रेकर आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा, गार्टर हैमिल्टन का नाम नोट कर लिया होगा। विल्सन एक रायलैंड का नाम आता है, विल्सन एंड रायलैंड का नाम आता है। ये भी नाम बेसिकली सामाजिक समूह कार्य के पार्ट में आते हैं। साथ ही साथ आपने समूह का वर्गीकरण का नाम सुना होगा, तो वहाँ समनर का नाम सुना होगा आपने। समनर ने अंतः समूह और बाह्य समूह के बारे में बताया है। कूले का नाम सुना होगा आपने, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बारे में बात किया है। मैकाइबर एंड पेज की बात अगर हम लोग करते हैं तो मैकाइबर पेज ने बेसिकली एक क्षेत्र को लेकर बात किया, एक तरफ हितों के प्रति जागरूकता की बात किया और दूसरी तरफ इन्होंने निश्चित संगठन के परिप्रेक्ष्य में बात किया। मैकाइबर एंड पेज का नाम। जॉर्ज हसन का भी नाम देखने को मिला, जॉर्ज हसन का नाम मिला। लेकिन खासकर अगर मैं बताऊं प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह बहुत फेमस रहा है CH कूले का, चार्ल्स हर्टन कूले का नाम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समूह के निर्माण की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे देखिए आप लोग कम्युनिटी में जब पढ़ेंगे तो 28 आपको प्रिंसिपल्स मिलेंगे डगलस के, लेकिन समूह के निर्माण के जब गठन हो रहा था तो वहाँ पर भी प्रक्रिया हम लोगों को देखने को मिली थी डगलस का नाम। साथ ही साथ केप हीप का नाम भी देखने को मिला था। ये दो विद्वान हैं, अलग अलग है, दोनों ने समूह के निर्माण पर बल दिया है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इन दोनों का नाम भी आप लोग याद रखें। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? एक बार स्पष्ट करेंगे। क्लियर क्लियर। अब जब समूह गतिकी की बात करेंगे तो किसका नाम मिलेगा? कर्ट लेविन का नाम मिलेगा। किसका नाम मिलेगा? कर्ट लेविन का नाम मिलेगा। ठीक है, कर्ट लेविन। हाँ, आप लोगों को मैंने बताया है केवल वो नाम जो बेसिकली केस वर्क और ग्रुप वर्क में रिलेटेड है। क्या है आगे अब इन लोगों के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं वैयक्तिक समाज कार्य। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप लोग ग्रेस मैथ्यू का नाम, अगर आप कुछ नाम अगर छूट गया है तो आप नोट कर सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, ग्रेस मैथ्यू भी परीक्षा में आता रहता है हमेशा। ये सोशल केस वर्क को रिलेट कराता है। सन 1992 की बात है, सन 1992 में इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था एन इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई में इस किताब को पब्लिश किया गया था, जहाँ बेसिकली सामाजिक वैयक्तिक कार्य के परिचय के बारे में बताया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, आप इसे ध्यान रखेंगे विथ वर्ष के साथ। दूसरा अगर हम बात करते हैं H.H. पल्लमैन, हेलन हॉरिस पल्लमैन इनका पूरा नाम है। और पल्लमैन महोदय ने 1957 में सोशल केस वर्क में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के बारे में जिक्र किया था। ठीक है, USA की बात अगर हम बात करते हैं USA की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस शिकागो, मतलब यहाँ पे ये बेसिकली पब्लिश किया गया था किताब, जहाँ इस किताब में बताया गया कि एक व्यक्ति की समस्या का समाधान किस तरीके से किया जा सकता है, इसके बारे में इन्होंने चर्चा परिचर्चा किया हुआ। तो दोनों किताब अभी तक IMP के रूप में रखिएगा। तीसरी किताब वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर, WA फ्रीडलैंडर इनका पूरा नाम है। सन 1982 की एक किताब आई और उस किताब का नाम था इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर। देखिए ये बेसिकली परिचय के संदर्भ में तो था, लेकिन समाज कल्याण को लेकर था। तो समाज कल्याण के परिचय की किताब की अगर हम बात करते हैं तो यह किताब सन 1982 में आई और लिखा किसने था? WA फ्रीडलैंडर ने, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने। एक परिभाषा इनकी बड़ी फेमस रही है समाज कार्य में, मुझे आशा है कि आप लोगों को पता होगा कि समाज कार्य एक कला और विज्ञान समाज कार्य कला और विज्ञान दोनों हैं। हाँ, ये परिभाषा बड़ी फेमस रही है परीक्षाओं में। केवल इसी परिभाषा से संदर्भ में जब भी कोई कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, कला का मतलब जानते हैं क्या होता है? आर्ट होता है इंग्लिश में, और विज्ञान का मतलब साइंस होता है। अब आप सोचिए कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपका ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि हर एक व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए या उसका कल्याण किया जाए। तो ये काम
एक कला के माध्यम से हो सकती है। जैसे ही कोई बच्चा या कोई समूह या कोई समुदाय में प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर उत्पन्न होता है तो एक सामाजिक कार्यकर्ता ही इमीडिएटली एक्शन ले सकता है। तो इमीडिएटली एक्शन लेने का आशय बनता है कि उसके अंदर एक कला होती है, किसी समस्या का समाधान करने में वो पूर्णतः रूप से सक्षम होता है। तो ये कहते हैं कला है। विज्ञान इसलिए कहा इसने कि कोई भी काम अगर आप सोशल वर्क में करेंगे तो वो सिस्टमैटिक ढंग से करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से करेंगे, एक सिचुएशन के आधार पे करेंगे, एक परिस्थिति के आधार पे करेंगे, तो साइंस बन जाता है वो। तो यही वजह थी कि इनकी एक परिभाषा बनी वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर की कि समाज कार्य कला और विज्ञान दोनों है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, और अगर यही बात आपको पता है तो आप आसानी से एग्जाम में भी सवाल कर सकते हैं। देखिए अगर बात करते सर यंग हस्बैंड जी सर सर इसमें सर यूनिट फर्स्ट में आपने इसकी जो ईयर है ना सर वो 1955 लिखवाया है और एडिशन के रूप में 1980 और 1999 लिखवाया है। देखिए ये जो आपके सामने इस समय मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत जो कर रहा हूँ किताब का नोट्स, वो है इग्नू यूनिवर्सिटी की किताब से है। और मैं आपको बता दूं कि कई जगहों पे अलग अलग तरीके से इस तरीके की किताब मैं मानता हूँ इस बात को, वर्षों को लेकर दिक्कतें हैं, कन्फ्यूज़न है, लेकिन इग्नू की किताब में यहाँ पे 1982 का दिया गया है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एडिशन का पार्ट भी है। मैं आपको बता दूं जनवरी 2016 में ये लास्ट एडिशन है इसका, इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर को लेकर, ठीक है, जहाँ पर इन्हीं की बात आती है जो है फ्रीडलैंडर का। तो अब फ्रीडलैंडर तो है नहीं, लेकिन उनके आधार पे जो किताबें बनाई गई हैं, ठीक है, वो बेसिकली वेलफेयर को लेकर बनाई गई हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो वर्ष है, अगर परीक्षा में मान लो अभी तक तो परीक्षा में तो आया नहीं वर्ष को लेकर, फिलहाल अगर फिर भी अगर वर्ष में आता भी है तो 1982 भी आपका सही रहेगा। और एक वर्ष और मैं आपको बता दूं 1974 वाला, तो 1974 वाला भी समझ लीजिए और 1982 वाला भी समझ लीजिए, दोनों चीज़ें। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब समाज कार्य को डिफाइन किया जा रहा था, समाज कार्य को जब डिफाइन किया जा रहा था, समाज कार्य को जब बेसिकली एक सिस्टमैटिक ढंग से परिभाषित किया जा रहा था, तो उस समय उन्होंने इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर की किताब में केवल कल्याण के बारे में बताया कि समाज को किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर की जब अगर आप किताब खोलेंगे इग्नू वाली MSW की जीरो व्यक्तिगत समाज कार्य में, तो वहाँ पे आपको 1982 मिलेगा। तो उस किताब में आप इससे भी अनुमान और आइडिया लगा सकते हो कि ये जो किताब बनाएगी वो केस वर्क पर बात की गई, और केस वर्क में वेलफेयर की बात की गई, सोशल वेलफेयर की बात की गई, केस वर्क को बिहाफ बनाकर। तो कई एडिशंस हैं इसके, एक दो नहीं कई एडिशंस हैं इसके, एक दो की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बार बार कई एडिशंस हैं। और यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक 1974 इंपॉर्टेंट, दूसरा 1982 इंपॉर्टेंट, दोनों किताब इंपॉर्टेंट है वर्ष के आधार पे। वर्ष अभी तक पूछा भी नहीं गया है, लेकिन अगर पूछा जाए तो दोनों वर्ष याद रखिए। 74 केस वर्क में, सोशल वर्क में याद रखेंगे, और केस वर्क में 1982 याद रखिएगा, प्लीज ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है सर। ऑफ इंडिया की बात अगर करता है तो वो देखिए आपको प्रैक्टिस हॉल ऑफ इंडिया नई दिल्ली की बात करता है 1982 में, और ये जो 74 देख रहे हैं सॉरी, प्रैक्टिस हॉल सोशोलॉजी सीरीज की बात करता है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा रिलेट करवा रहा हूं ताकि आपके मस्तिष्क में वो चीज़ें आती रहे। लेन कमेटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, यंग हस्बैंड कमेटी का नाम सुना होगा आपने, क्यों याद आ रहा है सिराज, कहीं आपने पढ़ा होगा? बिल्कुल सर बिल्कुल 1939। हाँ 1939 लेन कमेटी का आपने नाम देखा होगा, और ये बात सही भी है, ये बात आप सभी की अगर हम परिप्रेक्ष्य से बात करते हैं तो ये बात आपकी सही है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक रिपोर्ट और रिप्रेजेंट हुई, यंग हस्बैंड रिपोर्ट जो थी बेसिकली 1959 की थी, रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ 1959 का था, और जो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि वो कम्युनिटी को रिलेट कराता था, कम्युनिटी के बारे में जिक्र किया जाता था। यंग हस्बैंड रिपोर्ट के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ, एक जनरल था, जनरल के माध्यम से चीज़ों को डेवलप करने की बात किया जा रहा था, विकास करने की बात की जा रही थी उसमें, और ये बात सत्य भी था। और मेरा कहने का जो आशय बनता है यहाँ पर आप लोगों से, वो यंग हस्बैंड की बात मैं कर रहा हूँ, और इनके द्वारा एक किताब पब्लिश की गई थी, वो बेसिकली सेकंड एडिशन था, वॉल्यूम सेकंड के नाम से जाना गया था। न्यू डेवलपमेंट इन केस वर्क था, क्योंकि केस वर्क से था संबंधित, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर नोट करवाया है।
तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी किताब। केस वर्क में अगर आप नोट्स, हालांकि मैं आपको अभी ये पीडीएफ भेज दूंगा, आपको मिल जाएगा इजीली, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा याद होता है, नोट करने से वो चीज़ें थोड़ा सा हमें पता चलती है। एक नाम आता है मेहत्रास वीजी का नाम, और इनका नाम आप एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए, इम्पॉर्टेंट नाम नहीं है इनका। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो वीजी मेहत्रास ने 1979 में सोशल केस वर्क इन इंडिया के बारे में जिक्र किया था, इसके बारे में इन्होंने जिक्र किया था। मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप हटा दीजिए। आपने नाम सुना होगा बीजी रानी का नाम, या आरजी GR बनर्जी, या आपने नाम सुना होगा GR बनर्जी। इस तरीके से पेपर में GR बनर्जी करके आया है और BG रानी करके नाम नहीं आया हुआ है, ज़्यादातर यही पूछा गया है। तो GR बनर्जी का मतलब है गौरा रानी बनर्जी। देखो जो डॉक्टर्स होते हैं, जो PhD वगैरह करते हैं ना, अपना टाइटल पहले लगा लेते हैं, पता होगा आप लोगों में से सभी बच्चों को, क्यों मालूम है कि नहीं पता है? जैसे आपने यस पढ़ा होगा, किसी की किताब वगैरह देखा होगा, तो जो उनका सरनेम होता है ना, वो पहले लगा लेते हैं सरनेम और बाद में नाम लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होता है। तो ये डॉक्टर्स हैं, ये बेसिकली रिसर्चर हैं एक प्रकार से, इस तरीके की चीज़ें हुई है। तो आप इनको GR बनर्जी के नाम से भी कह सकते हो, पेपर में GR बनर्जी ही मिलेगा आपको। तो 1972 में बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, पेपर्स ऑन सोशल वर्क एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। ये पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आया हुआ है, इसको आप नोट करेंगे सभी लोग, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से ही इसकी एस्टैब्लिश हुई थी बॉम्बे में, और 1972 का ये किताब थी BR जो है GR बनर्जी की। ग्रेस मेथू की एक किताब और आई 1987 में, केस वर्क इन एंड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल केस वर्क इन इंडिया करके, ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है, रिपीटेड है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। RK उपाध्याय की बात करते हैं तो खास कर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि अजमेर जयपुर जहाँ पर नाम आ रहा है, अभी मैंने ऊपर देखा यहाँ पर अजमेर लिखा हुआ, अजमेर सचिन पब्लिकेशंस, इसको भी एलिमिनेट कर दिया, और यहाँ पर भी जयपुर आ रहा है तो मैंने एलिमिनेट कर दिया। तो कारण यह है कि ये परीक्षा में नहीं आए हुए हैं अभी तक, इसलिए मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। अभी तक परीक्षा में नहीं आए, जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है मैं उन्हीं चीज़ों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि जितनी महत्वपूर्ण किताबें बताया हूँ आप लोगों को वो चीज़ें अब याद हो गई होंगी। फिर मैं आगे बढ़ूँगा सोशल केस वर्क में। बता दीजिए अगर क्लियर है तो मैं सीधा शुरू करता हूँ। व्यक्तिगत समाज कार्य, क्लियर है सर? चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, व्यक्तिगत समाज कार्य की जो मूल मानवतावादी दर्शन है, सिंपल बात है, आप सभी को पता होगा कि वो जन कल्याण की भावनाओं पर आधारित है कि नहीं। और ऐसी सहायता जो व्यक्ति की आंतरिक और बाह्य समस्याओं को पता लगाकर उसे समायोजित करके दृढ़ता प्रदान करे ताकि व्यक्ति स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, वही होता है सोशल केस वर्क। अब देखो सोशल केस वर्क का मतलब क्या है। हम व्यक्तिगत समाज कार्य क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं व्यक्तिगत समाज कार्य क्योंकि जो व्यक्ति है, जो क्लाइंट है, वो स्वतंत्र हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। व्यक्ति के अंदर ना आंतरिक समस्याएं भी मिलेंगी, बाह्य समस्याएं भी मिलेंगी, और उसको पता लगाकर उसका समाधान करना है। और जैसे ही उसे आप समाधान कर देंगे तो व्यक्ति को वहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट बना देना है। कहने का मतलब उसे समायोजन एवं दृढ़ता प्रदान कर देनी है ताकि वो अपनी समस्या खुद सॉल्व कर सके। अब देखो जैसे क्या होता है कि हम अगर बात करें वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए, तो वरिष्ठ व्यक्ति सीधा कहेंगे भैया हम जा नहीं पाएंगे वहाँ पर। तो व्यक्तिगत समाज कार्य का मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप क्लाइंट के साथ साथ जाओ और उसकी समस्या का समाधान करो, ये मतलब नहीं होता है। आप सामाजिक कार्यकर्ता हो भाई, और सामाजिक कार्यकर्ता का मतलब ये होता है कि आप उसे मार्गदर्शन दें, आप उसे उसकी समस्या बताएंगे और समस्या के समाधान बताएंगे, और करेगा वो स्वयं यानी क्लाइंट। तो कहने का आशय यही हुआ है कि समायोजन और दृढ़ता प्रदान करते हुए ताकि व्यक्ति स्वयं अपनी समस्या का समाधान वो कर सके, वही कहलाता है व्यक्तिगत समाज कार्य।
मनुष्य एक मनोसामाजिक प्राणी है। सामाजिक जीवन का इतिहास मानव का इतिहास है, परंतु जहां पर सामाजिक जीवन ने मनुष्य के अस्तित्व प्रदान करता है, वहां सामाजिक गुणों को विकसित भी करता है। मैं आपको बता दूं, दरिद्रता, निर्धनता, बेरोजगारी, गरीबी, रोग, असमानता, ठीक है, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत दोनों ही प्रकार की समस्याओं का विकास अगर उस व्यक्ति के अंदर हुआ है, तो आपको समाज के माध्यम से या आप सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आपको उससे सुरक्षात्मक प्रक्रिया को प्रदान करेंगे या उस क्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप उसके लिए एक प्रकार से सुरक्षात्मक कदम उठाएंगे। व्यक्तिगत समाज कार्य की प्रक्रिया में ना समस्त ग्रस्त जो समस्याग्रस्त व्यक्ति है उसकी समस्या का समाधान करेंगे, और इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता और सेवार्थी दोनों, अगर हम बात करें वैज्ञानिक विधि, हस्तक्षेप की प्रविधि, साक्षात्कार इत्यादि का प्रयोग करके उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। ये कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनाते हैं, इस तरीके का समझने का प्रयास करिएगा। आधुनिक समाज कार्य का तात्पर्य एक प्रकार की व्यावसायिक सेवा है। आज का समाज कार्य धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, और यह पार्ट आप कह सकते हो कि अब सामाजिक कार्य जो है वो व्यावसायिक सेवा या व्यावसायिक विधा का पार्ट ले रहा है। आप ये मत कहिएगा कि समाज कार्य पूर्ण रूप से व्यावसायिक सेवा हो गया है। अभी भी व्यावसायिक सेवा नहीं हुआ है। आज भी समाज में चुनौतीपूर्ण समस्याएं हम लोगों को सामने देखने को मिल सकती है। बाहर की बात ही छोड़िए, आप लोग घर की ही बात कर लीजिए। घर के लोग भी बोलते हैं कि आप समाज कार्य कर रहे हैं, है ना, और मतलब ये क्या समाज कार्य कर रहे हैं, ये कोई प्रोग्राम है या कोई वो, तो आप अपने ऊपर भी रख के कर सकते हैं। यही रीज़न है कि समाज कार्य अभी पूर्ण रूप से व्यावसायिक सेवा नहीं बन पाया। जब ये बात सबके मस्तिष्क में आ जाएगी कि एक मेडिकल सोशल वर्कर होता है जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, उनके समाधान में इनका एक अहम रोल होता है, ये बात जब सभी को समझ में आ जाएगी, तब ये समाज कार्य व्यावसायिक सेवा हो जाएगा। और व्यावसायिक सेवा एक और रीज़न है कहने का, जहाँ बेसिकली शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया रिलेट होती है, जहाँ आपको थ्योरेटिकल चीज़ें और प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ने को मिलती है, वो भी एक प्रकार का प्रोफेशनल सर्विस होती है। ठीक है, सर्विस जो सोशल सर्विस होता है, जिसको हम समाज सेवा बोलते हैं, समाज सेवा में बेसिकली प्रैक्टिकल आप मान सकते हो, ठीक है, लेकिन शिक्षण प्रक्रिया नहीं मान सकते हो। वहाँ पर प्रशिक्षण मान सकते हो, शिक्षण नहीं मान सकते हो। तो इसका मतलब थोड़ी ना हुआ कि वो व्यक्ति प्रोफेशनली सोशल वर्कर है। वो स्वयं की इच्छा से कर रहा है, वो स्वयं की इच्छा से कर रहा है। ऐसे भी सवाल परीक्षा में बनाए जाते हैं, याद रखेंगे, जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह की सहायता की जाती है, जिससे वह संतोषजनक संबंध स्थापित कर सके और इच्छाओं और क्षमताओं के अनुसार जीवन स्तर को प्राप्त कर सके। समाज कार्य व्यक्ति की सहायता अपनी विशेष प्रणालियों के द्वारा करता है। और मैं आपको बता दूं, समाज कार्य में आप सब जानते हैं कि 6 प्रणालियां हैं, या आप कह लीजिए पद्धतियां हैं, जिसमें से एक आपको अगर हम बात करें तो व्यक्तिक सेवा कार्य, दूसरा सामाजिक समूह कार्य, तीसरा सामुदायिक संगठन। और इन्हीं तीनों को क्या बोला गया है आप सब बता सकते हो। इन्हीं तीनों को प्राथमिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, प्राथमिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। और ये प्राथमिक प्रणाली और द्वितीयक प्रणाली किसने कहा है या किसने दिया है, तो W.A. फ्रीडलैंडर ने दिया है। W.A. फ्रीडलैंडर ने दिया है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, ठीक है, ये चीज़। आगे देखिए, ये तो प्राथमिक प्रणाली थी। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, इन्हीं प्राथमिक प्रणाली को बेसिकली प्रत्यक्ष प्रणाली भी बोला गया। कारण क्या था प्रत्यक्ष प्रणाली बोलने का, रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि सामाजिक कार्यकर्ता के सामने क्लाइंट होता है, सामाजिक कार्यकर्ता के सामने क्लाइंट होता है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से क्लाइंट होता है और क्लाइंट को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं समाज कल्याण प्रशासन, सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक क्रिया, ये 3 ऐसे शब्द आते हैं जहां आप देख रहे हैं 3 प्रणालियां, जिसे हम द्वितीयक कहते हैं। इसे हम लोग सहायक भी ऑब्लिक करके लिख सकते हैं। ये भी बात प्राथमिक और सहायक 2 भागों में डिवाइड करने वाला अगर कोई व्यक्ति है
तो वो भी वाल्टर एंड्रयास फ्रीडलैंडर ही है। और इसे अप्रत्यक्ष बोला गया। अप्रत्यक्ष बोलने का रीज़न क्या रहा? बेसिकली यहाँ क्लाइंट सामने नहीं होता है, यहाँ बेसिकली योजना बनाई जाती है, नीति बनाई जाती है, कोई एक्शन किया जाता है या मोमेंट किया जाता है, उनके माध्यम से लोगों को जोड़ा जाता है, लोगों की मदद की जाती है। इस वजह से यह अप्रत्यक्ष हुआ। मैंने कोई प्लान बना दिया, कोई नीति बना दिया, तो कम से कम जो भी एनजीओ में लोग हैं जो काम कर रहे हैं उन लोगों को बेनिफिट हुआ। तो मैंने यह अप्रत्यक्ष तरीके से किया और किसी के सामने में प्रत्यक्ष होकर, प्रकट होकर, और उनको मैं समस्या के बारे में बता रहा हूँ या कोई रूल के बारे में बता रहा हूँ और उन्हीं के लिए ये चीज़ें फॉलो हो रही है केवल और केवल, तो इसका मतलब है कि वो प्रत्यक्ष रूप का प्रत्यक्ष रूप का पार्ट है वो। तो व्यक्ति की सहायता प्रत्यक्ष रूप से प्रथम 3 प्रणाली में आ जाएगी, परंतु इसी कार्य की द्वितीयक पद्धति में या सहायक पद्धति के माध्यम से अगर हम बात करेंगे, जो दूसरी है प्रणाली, वह अप्रत्यक्ष का रूप बन जाएगी। ठीक है। जो समाज कार्य में सहायता करता है उसे हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, और जो समाज कार्य में बेसिकली सहायता लेने आता है, जो मदद लेने आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेवार्थी बोलते हैं, या उसे हम लोग क्लाइंट कहते हैं। आगे बात करते हैं व्यक्तिगत समाज कार्य की कुछ परिभाषाओं को लेकर। देखिए, कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसकी परिभाषा को प्रस्तुत किया है, लेकिन मैं कुछ खास विद्वानों की परिभाषा यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा और कीवर्ड्स भी बताऊँगा, ताकि अगर अब परीक्षा में ये बने तो आप लोग उसे आसानी से कर सकें। देखिए, एक नाम आता है व्यक्तिगत समाज कार्य की परिभाषा में, नाम गार्टन हैमिल्टन का। गार्टन हैमिल्टन ने एक परिभाषा कहा था उन्होंने कि एक सामाजिक समस्या जीवित घटना है। एक समाज की समस्या क्या है? जीवित घटना है। अब देखिए, क्या बेरोजगारी जीवित घटना है या नहीं है? बताइए भाई, आज के समय में आप लोग बताइए। है सर, एक जीवित घटना है। बहुत बड़ी। गरीबी की बात करते हैं तो भी एक प्रकार की ये जीवित घटना है। महिलाओं की लेकर अगर हम बात करते हैं, अगर उनको सशक्तिकरण के रूप में अगर या उनकी शोषण हो रहा है, उनकी अवहेलना की जा रही है, तो एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हो ये भी एक प्रकार की समस्या है, और ये घरेलू हिंसा भी इसमें आप शामिल कर सकते हो, और ये भी एक प्रकार की जीवित घटना है। तो समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप दर्शा सकते हो कि एक जीवित घटना है, जिसमें हमेशा आर्थिक, भौतिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक कारण विभिन्न अनुपात में पाया जाता है। तो कुछ समस्या आर्थिक रूप में होगी, तो कुछ समस्या भौतिक रूप में, कुछ समस्या मानसिक रूप में, कुछ समस्या संवेगात्मक रूप में, कुछ समस्या सामाजिक कारण के रूप में। तो मेरा कहने का मतलब एक रेशियो में पाया जा रहा है सारी समस्याएं। और जब इस तरीके का नाम आए, रेशियो शब्द, अनुपात शब्द, आंख बंद करके लगा के आइए, गार्टन हैमिल्टन का नाम आपका सही जवाब जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखिए, मैरी रिचमंड ने सन 1915 में एक परिभाषा देते हुए क्या बोला है कि विभिन्न व्यक्तियों के लिए उनके साथ मिलकर उनके सहयोग से विभिन्न प्रकार के कार्य करने की एक कला है, और इसका उद्देश्य एक ही साथ व्यक्तियों और समाज की उन्नति करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर व्यक्तियों शब्द मेंशन किया गया है, यहाँ पर समाज की उन्नति की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये केशवर का पार्ट, ग्रुप वर्क का पार्ट बन जाए। नहीं, बहुवचन लिखने की वजह से ऐसा नहीं। देखो, परिवार क्या है? क्या परिवार समूह है या व्यक्तिगत समाज कार्य है? बताइए क्या है परिवार, क्या है प्लीज? व्यक्तिगत। परिवार को सर यूनिट माना गया है। देखिए, अगर आपने कहा कि सर परिवार का यूनिट माना गया है, तो इसका मतलब है कि जब परिवार इकाई है ना समाज की, तो आप ये भी बात कह सकते हैं कि परिवार जो है सूक्ष्म समाज कार्य अभ्यास है। सूक्ष्म समाज कार्य अभ्यास है। याद रखने वाली बात है आप सबके लिए ये पॉइंट। ठीक है, परिवार। तो परिवार कभी ग्रुप में, देखो परिवार में जैसे कई सदस्य होते हैं,
तो बहुत लोग सोचते हैं कि भाई ये ग्रुप का पार्ट बन जाए, क्योंकि परिभाषा ही वही कहती है ग्रुप की, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूहों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, उसे समूह बोलते हैं, है ना, जहां समान उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। बेसिकली क्या है कि परिवार सूक्ष्म समाज कार्य अभ्यास का पार्ट है। याद रखिएगा, पेपर में सवाल आ चुका है, उत्तराखंड में भी आया था और यूजीसी नेट में भी आ चुका है। तो विभिन्न व्यक्तियों के लिए उनके साथ मिलकर उनका सहयोग से विभिन्न प्रकार का जो कार्य करने की एक कला मानी जाती है, जहां उद्देश्य केवल एक ही साथ व्यक्तियों और समाज की उन्नति की बात हो। तो आप सिंपल सी बात समझिएगा कि जिनसे एक ही साथ स्वयं अपनी और समाज की उन्नति की बात हो रही है। जहां एक साथ व्यक्ति की बात हो रही, मैं वहीं पर अपनी शब्द बोल रहा हूं, और अपनी शब्द एक प्रकार का यह मीनिंग दर्शाता है, जो कहता है मैरी रिचमंड की परिभाषा केस वर्क में। कीवर्ड क्या होगा इस शब्द का, आप ध्यान देने वाली बात है कि एक साथ व्यक्तियों और समाज की उन्नति करना, यह कीवर्ड है। क्योंकि अगर मैं समाजकारी कला बता दूंगा तो कला में आपको फ्रीडलैंडर का नाम आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। दूसरी एक परिभाषा मैरी रिचमंड की देखिए 1922 में, व्यक्तिगत समाज कार्य का अर्थ इन्होंने कहा कि वह प्रक्रियाएं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए एक एक करके व्यक्तियों और उनके सामाजिक पर्यावरण के बीच में समायोजन स्थापित करना, यानी वातावरण के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, ये परिभाषा बनती है मैरी रिचमंड की। अब आप पेपर में ये नहीं आएगा हूबहू आपके सामने कहो तो आ जाए, ये उचित नहीं होगा। हाँ, ये जैसे समायोजन है तो समन्वय लिखा रहेगा, कोऑर्डिनेशन लिखा होगा, तालमेल लिखा रहेगा, शब्दों का हेर फेर होगा। सिनोनिम समझते होंगे आप लोग, समानार्थी शब्द को डाल देता है एनटीए, है ना। ये जो वॉटसन का नाम सुन रहे हैं आप, ये वॉटसन वही व्यक्ति है जो व्यक्तित्व के विकास में व्यवहारवाद के जनक के रूप में जाना जाता है, जेबी वॉटसन। आपने 2022 में सवाल देखा होगा, सम्मिलित करने में आया था जेबी वॉटसन का नाम व्यवहारवाद में। तो 1922 में वैयक्तिक समाज कार्य के अंतर्गत इन्होंने एक परिभाषा देते हुए कहा है कि असंतुलित व्यक्तित्व को इस प्रकार संतुलित बनाने और पुनर्निर्माण करने की एक कला है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण में सामंजस्य या समायोजन प्राप्त कर सके। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो समस्याग्रस्त व्यक्ति है, जिसे आप कह रहे हो असंतुलित व्यक्तित्व वाला, भाई हो सकता है तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना। समाज में विभिन्न प्रकार की आजकल समस्याएं चल चुकी हैं, है ना। उन समस्या हाँ सर। व्यक्ति पीड़ित है तो उसको संतुलित बनाना होगा ना आपको। संतुलित का मतलब उसे आप लोगों को ठीक करना होगा, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ना होगा आपको। और वही शब्द कहता है पुनर्निर्माण, मतलब उसको पुनर्वासित करना, और यह एक कला होती है। और यहाँ शब्द आपको ध्यान रखना है, संतुलित बनाना और पुनः निर्मित करना, ठीक है। ये शब्द ध्यान रखना कीवर्ड, और आप वाटसन का नाम लगा सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन्हें याद रखने की जरूरत भी नहीं है, पेपर में नहीं आने वाला है। क्लेम की बात करते हैं 1922 में, इन्होंने कहा है सामाजिक व्यक्तिक कार्य में कि व्यक्तिक संबंधों में समायोजन लाने की एक कला है। ये परिभाषा इनके द्वारा दर्शाई गई, इनके द्वारा, तो याद रखेंगे आप लोग, जो है क्वीन के द्वारा दर्शाई गई है व्यक्तिगत समाज कार्य की डेफिनेशन, या आप ये कह लीजिए परिभाषा, ठीक है। इन परिपेक्ष में इनका नाम देखने को मिलेगा। समाज कार्य के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो एक ली पोर्टर आर्ली का नाम आता है, और इनके शब्दों में ना मानवीय मनोवृत्तियों को परिवर्तित करने की एक कला है। यहाँ शब्द बनेगा कीवर्ड मानवीय मनोवृत्ति। मनोवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड। आपके एटीट्यूड में अगर परिवर्तन आ गया तो वो सोशल केस वर्क है, वो सोशल केस वर्क है अगर आपके एटीट्यूड में परिवर्तन आया है तो, ठीक है। यस भाई आगे रेनॉल्ड का नाम हटा दीजिए, बस इतनी परिभाषा केस वर्क के लिए बहुत है आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक परिभाषा और देख लीजिए यहाँ पे, एच पार्लियामेंट का, व्यक्तिगत समाज कार्य एक प्रक्रिया है पी, जिसका प्रयोग
मानव कल्याण संस्थाएं करती हैं, अगेन एक पी, ताकि व्यक्तियों की सहायता, यानी अगेन एक पी, व्यक्तियों की सहायता की जाए, मत सामाजिक कार्यात्मकता की समस्याओं का सामना उच्चतर प्रकार से कर सकें। आप इनकी परिभाषा जब भी पढ़ेंगे ना पेपर में, तो आप वहां पे ढूंढना 4P, और 4P तो आपको पता होगा, एक तो पर्सन होगा, एक प्रॉब्लम होगा, एक प्लेस होगा, और एक क्या होगा भाई? प्रोसेस। प्रोसेस, यानी प्रक्रिया। बहुत बढ़िया। तो देखिए, इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत समाज कार्य एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग मानव कल्याण संस्था करती है, यानी इंस्टीट्यूट वगैरह कोई होगा वो करता है। ठीक है, और बात सही भी है। अब देखो, आप ये सोचो कि भाई हम कहीं रास्ते चलते हुए जा रहे हैं, कोई व्यक्ति देखा प्रॉब्लम में है, हमने उसी पर समस्या समाधान कर दिया। ये रूल नहीं कहता भाई, प्रोफेशनल व्यक्ति हो तो आप किसी चीज़ से जुड़े अगर हैं, उस माध्यम से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो, ये अलग की बात है कि अगर आप सेशन ले रहे हो, कितने लोग इसमें सेशन जो लेते हैं? कोई है स्टूडेंट जो सेशन लेता हो? कोई बच्चा नहीं है सेशन लेता भाई। कैसे सेशन सर? अरे समाज कार्य का इसमें नहीं, इसमें नहीं है सर, DSSB में है सर, एक दो बच्चे। अच्छा, DSSB में है, इस क्लास में कोई बच्चा नहीं है। ओके, चलो कोई नहीं। अगर आप लोगों में से कोई दिल्ली से है तो सेशन मैं दिलवा दूंगा। ठीक है, आप करो अगर काम तो मुझे बताना, पर्सनली मुझसे जो है संपर्क करना, मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों को वहाँ पे मॉडिफाई करना होगा बिहेवियर को, उसको, और मिल जाएंगे क्लाइंट आपको। तो देखिए, कहने का आशय ये होता है कि ये अलग की बात है कि अगर आप सेशन ले रहे हो, ठीक है, कि भाई वो संस्था का, आप संस्था से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो इसका मतलब नहीं कि आप सोशल सर्विस कर रहे हैं, आप सोशल वर्कर ही है ना, वो सोशल वर्कर ही आप। तो मानव कल्याण संस्थाएं करती हैं ताकि व्यक्तियों की सहायता की जाए और सामाजिक कार्यात्मकता की समस्याओं का सामना उच्चतर प्रकार से किया जा सके, या ताकि उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ये आता है। आगे देखेंगे फ्लोरेंस होलिस, ये 12 नंबर का, मतलब कई विद्वानों की मैंने परिभाषा इस PDF में मेंशन किया है, आप आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए, व्यक्तिगत समाज कार्य की विशेषता क्या हो सकती है? सोशल केस वर्क आप लोगों ने देखो अभी पढ़ा है, उसकी अवधारणा केस वर्क की, विद्वानों के नाम पढ़े हैं, किताबों के नाम देखे हैं। ठीक है, अब आप देखने चल रहे हैं व्यक्तिगत समाज कार्य की विशेषता। जैसे मैं बताऊं आपको, आप सभी लोग जानते हो, मैं किसी चीज़ की अगर विशेषता बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए बुक की विशेषता बताता हूँ, तो आप लोग कहोगे ना कि भाई बुक की विशेषता, भाई अच्छे पेज है, उस पर अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, अच्छी प्रिंटेड हुई है। फिर आप कहेंगे कि उस किताब में एरर बहुत कम है, इसलिए एक प्रकार की विशेषता। ये विशेषता के आधार पर आप किसी चीज़ का चुनाव करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से व्यक्तिगत समाज कार्य की भी विशेषता होती है। तो व्यक्तिगत समाज कार्य की विशेषता कहती है कि सहयोगात्मक प्रवृत्ति का कार्य करता है, ये मदद करता है केस वर्क। जब भी आप किसी से साथ ना इंडिविजुअल कोई काम करते हैं या बातचीत करते हैं उससे, या उसकी प्रॉब्लम ही सुनते हैं, तो आपने सुना होगा कि अगर किसी की समस्या बताई जाए तो शायद मन का या सिर का या बोझ हल्का होता है ना, आपने सुना होगा इस तरीके की चीज़ें। तो व्यक्तिगत समाज कार्य आपस में ना सहयोगात्मक प्रवृत्ति का होता है, और आप बताते भी हो कि भाई नहीं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करो, तो एक प्रकार से हेल्पिंग नेचर है इसका। सामाजिक संबंधों में अधिक अच्छे समायोजन लाने की कला मानी जाती है केस वर्क। बात सही, देखो ग्रुप वर्क से और कम्युनिटी वर्क से बेटर अगर कोई वर्क माना जाता है तो 1-to-1 का सेशन माना जाता है। आप लोग में से आप सभी लोग जितने पेरेंट्स लोग होंगे इसमें, आप सभी लोग सोचते होंगे कि मैं अपने बच्चों को ग्रुप के बजाय 1-to-1 सेशन पर बल दूँ। 1-to-1 सेशन का बल का मतलब होता है कि मैं उससे जो है इंडिविजुअल पढ़वाऊँ बच्चों को अपने, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो एब नॉर्मल हो। कारण यह है कि तब वहाँ पे टीचर का फोकस उस बच्चे पर होगा और बच्चे का फोकस स्टडी पे होगा, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि व्यक्तिगत समाज कार्य जो है अच्छा समायोजन लाता है। रीज़न यही है कि 1-to-1 सेशन की वजह। ग्रुप वर्क में अगर आप पढ़ा के देखो, ट्यूशन वगैरह जाते होंगे बच्चे, है ना, तो उसमें वही चीज़ें समझो एक प्रकार से चलता है जो स्कूल में चल रहा होता है, पैटर्न वही होता है, थोड़ा सा स्कूल से डिफरेंट होता है। यहाँ हर एक प्रश्नों के बारे में आपकी बातों को सुना जाता है ट्यूशन्स में, और स्कूल वगैरह में, विद्यालय वगैरह में, कॉलेज वगैरह में आपकी बातें नहीं सुनी जाती है।
क्योंकि वहाँ बेसिकली जो लेक्चर होता है वो केंद्र होता है, लेक्चर मेथड जो होता है वो सेंट्रल होता है, उस पर लेक्चर केवल देना है, हमको अपना लेक्चर पूरा करना है, ठीक है। ट्यूशन्स में ऐसा नहीं होता है, यहाँ क्लाइंट सेंट्रल होता है ना। व्यक्तिक समाज कार्य कुसमायोजित व्यक्ति का सामाजिक उपचार करता है। बिल्कुल बात सही है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए समस्या ग्रसित है तो उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट केस वर्क में बहुत बेटर तरीके से हो सकता है, बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। आज संतुलित व्यक्ति को संतुलित करने की कला होती है, ये केस वर्क का ही पार्ट है। व्यक्तिगत समाजकारी मानवीय मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाने की कला होता है। देखिए मानव का जो एटीट्यूड है उसमें परिवर्तन लाने की बात किया जाए तो बड़ा शीघ्र परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, बहुत ही शीघ्र झलक मिल जाती है। व्यक्तिगत समाजकारी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समस्याग्रस्त व्यक्ति को परामर्श दिया जाता है, मतलब काउंसलिंग किया जाता है। देखिए अभी इसका मतलब यही है कि समस्याग्रस्त व्यक्ति को परामर्श दिया जाता है। अभी ये नहीं आप लोग करिएगा कि साथ साथ चलिए उसके साथ काम करिए, ऐसा काम बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। जल्द ही आप लोग जाएंगे सेंटर कार्य पर, फील्ड पर, बस किसी तरीके से आप लोग एग्ज़ाम को क्रैक करें, है ना, और एग्ज़ाम क्रैक करते ही आप लोग का सिलेक्शन तय है, ठीक है। और वैकेंसियाँ तो आती ही रहेंगी। अभी देखो आजमगढ़ में सोशोलॉजी की वैकेंसी आई है, आपने देखा था आप लोगों ने, यूपी आजमगढ़ सोशल वर्क को शायद वहाँ पे मांगा गया है, 3 ही वैकेंसी है केवल। जी सर मैं देखा था। व्यक्तिगत समाज कार्य सेवार्थी के लिए समुदाय में उपलब्ध साधनों के गतिमान करने और पर्यावरण से बेहतर समायोजन करने की कला होती है। व्यक्तिगत समाज कार्य एक सहायता मूलक कार्य है भाई, ये तो बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यक्तिगत समाज कार्य सेवार्थी, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जो बेसिकली जो शब्द लिखा हुआ है, एरर लिखा हुआ है, आपको लोगों को मिल जाएगा करेक्शन वाला, ठीक है। सेवार्थी को उसी रूप में स्वीकार करते हुए जिसमें वह है कि सहायता करने एवं उसके लिए उपयुक्त उपचार करने की प्रक्रिया मानी जाती है। बिल्कुल बात सही है, सही तरीके से उसका अध्ययन होगा, निदान होगा। आप बता दूं सोशल केस वर्क की जब प्रक्रिया आप लोग पढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं, पहले आप सभी लोगों अंतः ग्रहण करते हैं, निदान करते हैं, अनुसंधान करते हैं, शोध, और उसके बाद निदान करते हैं, उसके बाद उपचार करते हैं। इसके कई पार्ट्स हैं, इसको बेसिकली कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले अंतरण करते हैं, ठीक है, सही बात है। यस सर। पहले आप क्या करते हैं, अंतरण का मतलब जानते हैं, इनेट होता है, इनटेक होता है, प्रवेश बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, प्रवेश बोला जाता है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, अध्ययन, अध्ययन के बाद निदान करेंगे, निदान के बाद उपचार, उपचार के बाद मूल्यांकन के बाद समाप्ति। अगर मान लीजिए समाप्ति हमें नहीं करना है, मान लो जो दोबारा से हमें केस बढ़ाना है भाई, उसमें मॉडिफाई नहीं हुआ तो समाप्ति हटा दिया जाए तो फिर क्या लिखोगे, अनुवर्तन या फॉलो। बहुत बढ़िया, यानी आप लोगों को पता है ये बात, क्या बात है, बड़ी भाई खुशी हुई कि सोशल केस वर्क हमने शुरुआत किया और अभी ये टॉपिक पर आया ही नहीं, कि आप लोगों को ये स्टेप पता है प्रक्रिया, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर देखिए व्यक्तिगत समाज कार्य उलझे हुए व्यक्ति को सुलझाने की एक प्रक्रिया मानी जाती है, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। आज के लिए बस इतना रखिए, आप लोग कल बाकी बात करेंगे यहाँ पे, है ना। सोशल केस वर्क से जो भी सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे, पक्का बता रहा हूँ, गलत करके नहीं आओगे आप लोग इस बार। जी सर। आगे जो है मैं कल कराऊंगा आपको, ठीक है।